आज सुनिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास बंद दरवाज़ा। कम्मी झूले में पड़ी हुई थी। किस्मत ने उसके पायंते की ओर खड़े होकर देखा। कम्मी की माँ तारा जब अभी मासूम बच्ची ही थी कि वह अपने माता पिता के वृक्ष से एक शाखा की तरह टूट गई थी। मौत ने उसके साथ जो खेल खेला था वही हाथ जिंदगी ने उसके साथ खेला था। माँ को मौत ने अलग कर लिया और बाप को जिंदगी ने। माँ उस देश चली गई थी जिसका नाम किसी को नहीं आता, और पिता उस देश चला गया था जिसे सियाम कहते हैं। माँ की खबर तो उसे फिर कभी मिलनी ही नहीं थी, परंतु बाप के अच्छे व्यवहार की खबर ने भी लड़की के घावों पर कोई फाया नहीं लगाया। वह अपने चाचा के पास अपने गांव रामपुर में रहती थी। आयु के वर्ष जैसे जैसे तारा के माथे पर रेखाएं डालते गए थे, वे रेखाएं सोचे बनने लग गई थीं। अपनी चाची के कहने पर जब वह खेतों में गोभी के खिले हुए फूल और सफ़ेद माखन के गोलों की तरह के शलगम लेने जाती थी, तो उसे महसूस होता था कि ये चाची के बेटे बेटियां हैं, गोरे, सफ़ेद, भरे हुए शरीर वाले और खिले हुए। वह शलगमों के पत्ते उतार कर उन्हें कुएं पर बैठकर धोती, वे और सफ़ेद निकल आते। वह मूलियों की मिट्टी उतारती, वे और सुंदर निकल आती। और तारा को महसूस होता कि उसका अपना शरीर और उसका मुंह इस तरह होता जा रहा था जिस तरह शीतकाल में उसकी चाची ने गोभियों और शलगमों को काट कर लंबे लंबे हार पिरो लिए थे और फिर दीवारों में कीले ठोक कर उन्हें महीनों सूखने के लिए डाल छोड़ा था। इन गोभियों और शलगमों के टुकड़े पहले सफ़ेद से पीले हुए थे, फिर उनके उभरे हुए शरीर सूखने लगे थे और फिर उनके चेहरे बिल्कुल सूख गए थे। तारा के मन में एक बल पड़ता था और उसके हाथ भींच जाते थे, और वह कुएं की जगत पर बैठकर जब ताज़े और मोटे सफ़ेद शलजमों को धोती अथवा लंबी लंबी पतली मूलियों को साफ करती, कोई शलजम अथवा मूली वह हाथों से बहा देती। इस तरह उसे लगता था कि उसने चाची से छोटा सा बदला ले लिया था। तारा माता पिता के वृक्ष से टूटी हुई शाखा थी। वह शरीर से भी सूख गई थी और मन से भी सूखती जा रही थी। फिर एक होनी हो गई। कहते हैं उसका पिता हजारों रुपयों की थैलियां भरकर घर वापस आया, और वापस पाए को अभी 1 वर्ष भी व्यतीत नहीं हुआ था कि वह भी उसी देश चला गया जिसका किसी को नाम नहीं आता। कहते हैं कि चाचा ने गवाह की मुट्ठी में मोहरें देकर अपने मरने वाले भाई की वसीयत फाड़ दी थी, और फिर कहते हैं कि जिन थैलियों में मोहरें भरी हुई थीं वे किसी ने ना देखी। वैसे चाची की बूढ़ी बाहों ने अपनी जवानी का उलाहना उतार दिया था। उसने 20-20 तोले के सोने के बाजूबंद बाहों में पहन लिए थे और 20-20 तोले के भारी गोखरू हाथों में। अपनी बेटियों के विवाह के लिए चेहरे शाही मोहरों बुगतियां बनवाई थीं, और जब सुनार ने लड़कियों के माप लेकर हाथों की पौंचियां घड़ी थीं तो उसने बार बार कहा था, शाह ने बादशाहों वाला दिल निकाला है, सिर से पांव तक लड़कियां लद जाएंगी। चाचा की बेटियां जैसे जैसे लादी जाने लगी थीं, मरने वाले ताऊ की बेटी सूनी होती जा रही थी। चाचा को जैसे जैसे लोग बादशाह कहते थे, वैसे वैसे ही भतीजी को यह महसूस होता था कि किसी ने उसके भविष्य में सेंध लगा ली है। अल्हड़ लड़की अब अल्हड़ नहीं थी, चाहे इस बार फसल हुई नहीं, परंतु अच्छा ज़रूरतमंद घर है। जो भी सामर्थ्य है देकर तारा के हाथ पीले कर देती हूँ, चाची गांव की औरतों से कह रही थी। तारा ने सुना था और उसे ऐसा लगा था अब शायद उसके हृदय की सूखी टहनी फिर से हरी हो जाएगी, बिल्कुल हरी। हरी टहनी बनने की आशा में तारा ने कितने ही दिन मैले कपड़े पहनकर माईए पढ़ने की रस्म पूरी की थी। वैसे उसकी अल्हड़ जवानी उनके कानों में रहती थी। तू तो बावरी जब से पैदा हुई है तब से ही माईए पढ़ी हुई है। लोग तो 4 दिन ही माईए पढ़ते हैं।
चाची के कहने के अनुसार तारा के हाथ पीले हो गए। वह अपनी कलाइयों की ओर देखती रही थी। कोई सुनार उसका माप लेने नहीं आया था। उसकी कलाई में सोने का एक पुराना कंगन बिना माप के ही अड़ा दिया गया था और जिस ज़रूरतमंद घर की प्राशा से उसे लगा दिया था, वह किसी दिन फिर बिल्कुल हरी टहनी बन जाएगी। वही घर उसे काटने छीलने लग गया था। तारा के पति की मुट्ठी गर्म नहीं हुई थी, इसीलिए मुट्ठी की जगह उसकी जबान गर्म हो गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर भी नई नवेली को कहने लगता था, आ तेरा बदन सेकूं। आए दिन उसका बदन सेका जाने लगा और तारा सूखी हुई टहनी दुखने लग पड़ी थी और फिर उसकी जवानी धुएं से काली पड़ने लग गई थी। औरत की जवानी चाहे सूख जाए, परंतु उसकी कोख हरी हुए बिना नहीं रहती। तारा बासी रोटी पर अचार की फाँक रखकर खाती थी और सोचती थी, और फिर वर्ष के भीतर ही तारा की धुएं से काली हो रही जवानी से एक सफ़ेद कली उग आई, कम्मी। कम्मी अभी झूले में थी जब एक दिन उसके पिता ने फिर अपनी पत्नी को पीटा। माँ की चीखें झूले में पड़ी हुई कम्मी के कानों में पड़ी। कम्मी के अबोध कानों को समझ कुछ नहीं लगी, पर तिड़ तिड़ करती लकड़ी में से एक चिंगारी उड़कर उसके अचेत मन में प्रवेश कर गई। तेरे गांव से पत्र आया है। एक दिन कम्मी के पिता ने कम्मी की माता को कहा। कम्मी के माता पिता अब लुधियाना आ गए। किसका पत्र? तेरी सहेली होती थी ना, बालो, उसके पति का। क्या लिखा है उसने? उसे शहर में कोई काम है। लिखा है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी शहर देखना चाहते हैं। मैं 3-4 दिन के लिए तुम्हारे पास रहूँगा। वे भी मेरे साथ आएंगे। फिर क्या? मैंने लिख दिया, आ जाओ। क्यों लिख दिया? क्यों, तुझे 2 रोटियां अधिक बनाने में कुछ कष्ट होता है? 2 रोटियों का कष्ट मुझे क्या होना है, पर वे ना ही आए तो अच्छा है। क्यों? यहाँ ढकी पकती हूँ, कोई क्यों देखें। आप तो बोलने से रुकेंगे नहीं, फिर क्यों पराए कानों में आवाज़ जाए। मेरी जबान को कांटे लगे हुए हैं। कांटे लगे हुए हैं कि फूल, यह तो परमात्मा ही जानता है, पर मुझे तो सारी आयु सहना ही है। लोग तमाशा क्यों देखें। कम्मी का बाप इस बात से भी गर्म हो गया और कम्मी की माँ सारी रात अपने शरीर पर रुई का सेक करती रही। बालो, उसका पति और लड़का सत्यपाल जिस दिन आए, कम्मी की माँ बड़ी कठिनाई से चारपाई से उठने योग्य हुई थी। हाय, मैं मर जाऊं, तुम तो आगे से भी कहीं गुजरी हो गई हो। बालो आकर देर से बिछड़ी हुई सहेली से लिपट गई। कोई समय था जब दोनों सहेलियों ने एक दूसरी से अपनी चुनरी बदल ली थी। गांव की एक ताई हरिद्वार से गंगा जल लाई थी और दोनों लड़कियों ने गंगा जल के चुल्लू भरकर अपनी चुनरियां बदल ली थी। रेवड़ियों का प्रसाद बांटकर दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां बन गई थी। और फिर बालों ने अपने विवाह के समय अपने कलीरे का खोपा तारा के सर पर मारा था। कहते हैं, जब कोई सहेली अपने कलीरे का खोपा अपनी कुमारी सहेली के सर पर मारे, तो फिर उसका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। तारा को सब कुछ याद हो पाया और फिर उसका मन उबल पड़ा। उसके जी में आया कि वह कहे, मेरी बालो, किस दिल से तूने मेरे सर पर कलीरा मारा था। विवाह तो मेरा हो गया, पर यह कैसा विवाह हुआ। पर फिर तारा ने अपना मन रोक लिया और सोचने लगी, सहेलियां चुनरी तो बदल सकती हैं, पर दिल नहीं बदल सकती। हंस कर कहने लगी, कुछ नहीं बालो, सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, सारे शरीर पर नील पड़ गए हैं। बड़ी कठिनाई से आज चारपाई से उठने योग्य हुई हूँ। कम्मी सुन रही थी। 10 वर्षों की कम्मी। वह जानती थी उसकी माँ ने झूठ बोला था। वह सीढ़ियों में से कोई नहीं गिरी थी। उसके बाप ने मार मार कर उसके शरीर पर नील डाल दिए थे। वह कम्मी से रुई गर्म करवाकर अपने शरीर पर बांधती रही थी। कम्मी आज की नहीं, जब से पैदा हुई थी अपनी माँ के शरीर के नील पहचानने लग पड़ी थी। वह कई बार माँ के साथ बातें भी कर लेती थी। माँ, तुम गांव क्यों नहीं चली जाती? कौन से गांव जाऊं कम्मी, जन्म देने वाले रहे नहीं और ब्याहने वाले बाहर से ही दुत्कार देंगे। और फिर कम्मी अचानक पूछ लेती, माँ, तुमने विवाह क्यों करवाया था?
विवाह तो सभी को करवाना पड़ता है कम्मी, लड़की की जात ही ऐसी होती है। और फिर विवाह करके मार खानी पड़ती है। बेटियों के 2 जन्म होते हैं कम्मी, विवाह उसका दूसरा जन्म है। अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। कम्मी को किस्मत की बात समझ में ना आती और फिर वह जिद डाल कर कहती, माँ मुझे बाबूजी अच्छे नहीं लगते। कम्मी पहले अपने बाप को पिताजी कहा करती थी, परंतु आजकल शहरी लड़कियों की नकल कर वह उनसे बाबूजी कहने लग गई थी। तुम्हें तो वे बहुत प्यार करते हैं कम्मी, पर जिस समय वे तुम्हें मारते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। माँ तुम बाबूजी के पास क्यों रहती हो? और कहाँ रहूँ कम्मो, औरत गुथे हुए आटे की तरह होती है। भीतर रखो तो चूहे खा जाते हैं और बाहर रखें तो कौवे पड़ते हैं। कम्मी को चूहों और कौवों की बात भी कभी समझ में नहीं आती थी, पर माँ उठकर चौके में चली जाती थी और कम्मी को स्कूल का काम करना पड़ जाता था। आज कम्मी की माँ ने कम्मी के सामने झूठ बोला था। वह सीढ़ियों में से नहीं गिरी थी, पर वह अपनी सहेली को कह रही थी कि सीढ़ियों में से गिरने के कारण उसके सारे शरीर पर नील पड़ गए हैं। कम्मी जब झूले में थी तो जो चिंगारी उसके बाल मन में पड़ गई थी, आज उस झूठ की फूंक ने उसको भड़का दिया था और कम्मी को अपने आप से एक प्रकार का सेंक आने लग पड़ा। कम्मी अपने शहर में 5वीं श्रेणी में पढ़ती थी और सत्यपाल अपने गांव में 9वीं में। वह कम्मी से 4 वर्ष बड़ा था। आज पाल ने कम्मी को स्कूल के सारे सवाल समझा दिए और कम्मी ने शीघ्रता से स्कूल का काम खत्म कर पाल से पूछा, पाली तुम्हारा गांव कैसा है? वहाँ मिट्टी के बने हुए कच्चे घर हैं। तुम्हारे शहर जैसी रौनक वहाँ नहीं होती। वहाँ बाजार भी इस तरह के नहीं होते। वहाँ इस प्रकार की चीज़ें भी नहीं बिकती, पर मुझे वह अच्छा लगता है। मुझे भी अपनी दादी का गांव अच्छा लगता है। वहाँ भी कच्चे घर होते हैं, बाजार भी कोई नहीं होते, चीज़ें भी कोई नहीं बिकती, परंतु मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मेरा स्कूल वहाँ से 3 मील पर है। तेरा तो यहाँ पास ही है, पर स्कूल से वापस आते रास्ते में हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। साथ ही रास्ते में कमल के फूलों का एक तालाब भी आता है। कमल के फूल? हाँ, तेरे नाम का फूल। उसका रंग कैसा है? कोई एक रंग का फूल थोड़ा ही होता है। किसी फूल का सफ़ेद होता है, किसी का नीला और किसी का तांबे जैसा। कमल के फूलों का तालाब देखने को मेरा मन करता है। तू हमारे गांव आएगी? पता नहीं। यदि तुम आओ तो मैं बेरी पर भी चढ़ सकता हूँ। तुझे बेर उतार कर खिलाऊंगा। बातचीत करते करते कम्मी और पाली ने फिर कहानियाँ सुनानी आरंभ कर दी। पाली सुना रहा था। एक थी शहजादी और एक था शहजादा। लोग कहते थे ईश्वर ने दोनों को अपने हाथों से खाली समय बैठकर गढ़ा था और फिर दोनों को संसार की सैर करने के लिए उसने धरती पर भेज दिया। एक दिन दोनों घोड़ों पर सवार होकर सैर कर रहे थे कि उन्हें कमल के फूलों का तालाब दिखाई दिया। दोनों घोड़ों से उतरकर उस तालाब के किनारे खड़े हो गए और शहजादी कहने लगी कि मैं वह सुनहरी कमल तोड़ूंगी। शहजादे ने कहा कि कमल किनारे से बहुत दूर है, उसे धीरज रखना चाहिए और वह किसी ढंग से कमल तोड़ देगा। परंतु वह शहजादी धीरज न रख सकी। उसने किनारे पर खड़े होकर जब बाँह लंबी की तो उसका पाँव फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। शहजादा उसे जल्दी से तालाब से निकालने लगा, पर इतने में एक बहुत बड़े दैत्य ने आकर शहजादे को तालाब में धक्का दे दिया और जल्दी से शहजादी को तालाब से निकालकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और वह घोड़ा दौड़ता हुआ चला गया। पाली मुझे डर लगता है। फिर उस दैत्य ने उस शहजादी को एक किले में बंद कर दिया। फिर वह रोज शहजादी को कहता था कि यदि वह उसके साथ विवाह कर ले तो वह उसे किले की रानी बना देगा। यह विवाह बड़ी खराब बात होती है पाली, और शहजादी उसकी बात नहीं मानती थी। फिर किला चारों ओर से बंद था और शहजादी को दुर्ग के ऊपर के बुर्ज में कैद किया हुआ था। रोज शहजादी जब अपने बालों में कंघी करती थी तो वह अपने उतरे बालों को बुर्ज के छोटे छोटे झरोखों से बाहर फेंक देती थी।
क्यों? उसके बाल बहुत ही सुंदर थे, सोने की तारों जैसे। वह जानती थी कि इस तरह के बाल और किसी के नहीं। वह सोचती थी कि उसका शहजादा तलाश करता हुआ उधर आ जाए तो किले की दीवार के पास गिरे हुए बालों को देखकर उसे पता लग जाएगा कि वह इस किले में कैद है। फिर पाली, वह शहजादा आया कि नहीं? उसे तो दैत्य ने तालाब में धक्का दे दिया था। वह मर गया था। नहीं कम्मी, वह मरा नहीं था। वह कमल के फूलों की लंबी लंबी नालों को पकड़कर जब तालाब से बाहर आया, उसने शहजादी को ढूंढना शुरू कर दिया। सारे जंगल उसने ढूंढ मारे, पर उसे कहीं भी शहजादी का पता नहीं लगता था। फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते वह किले की ओर चला गया। दुर्ग चारों ओर से बंद था और उसके चारों ओर सिपाही पहरा दे रहे थे। इतनी देर में हवा का झोंका आया और शहजादी के बाल उड़कर शहजादे के पाँवों के पास आ गए। उसने तुरंत पहचान लिया और समझ गया कि शहजादी को किसी ने उस किले में बंद कर रखा है। फिर पाली, वह अकेला था और वहाँ सिपाही बहुत थे। वह उनके साथ किस तरह लड़ता? फिर उसने एक बहुत सुंदर कबूतर पाला और एक दिन दूर खड़े होकर उस कबूतर को किले के बुर्ज की ओर छोड़ दिया। कबूतर उड़कर बुर्ज की खिड़की में बैठ गया। शहजादी ने देखा कि कबूतर के पाँव में एक कागज़ बंधा हुआ था। शहजादी ने बड़े प्रेम से कबूतर के पाँव से वह कागज़ खोल दिया। वह शहजादे ने चिट्ठी लिखी थी। हाँ कम्मी, शहजादी ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया, परंतु उसका उत्तर लिखने के लिए उसके पास कलम दवात कुछ नहीं थी। फिर सोच सोच कर शहजादी ने अपने कुछ बाल काटकर कबूतर के पंखों से बांध दिए और कबूतर को उड़ा दिया। कबूतर उड़कर शहजादे के पास आ गया। शहजादे को ठीक पता लग गया कि शहजादी को उसकी चिट्ठी मिल गई और उसने अपने सुनहरी बाल भेजकर उसे बता दिया था कि वह वहाँ कैद है। पाली ने कहानी सुनाते सुनाते देखा कि कम्मी वहीं दर पर ही उसकी बाह पर सिर रखकर सो गई हुई थी। खाना खा पकाकर और बिस्तर बिछाकर जब माँ ने कम्मी और पाली को दरी पर से उठाया, कम्मी आंखें मलती हुई उठी और उसने देखा कि वह पाली की बाह पर सिर रखकर सो रही थी। पाली ने बाह सीधी की और धीरे से बाह को दबाया। पाली, मैं यहाँ ही सो गई थी। हाँ, तुमने अपनी बाह क्यों नहीं हटा ली? थक गई होगी। मैं सोचता था कि कहीं तुम जाग ना जाओ। पाली, मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। क्या? मैं और माँ तुम्हारे गांव जा रहे थे। फिर रास्ते में कमल के फूलों का एक तालाब आया और जब मैं कमल का फूल तोड़ने लगी तो उस तालाब में गिर पड़ी। मेरी माँ रोने लग पड़ी और फिर एक दैत्य ने आकर मुझे तालाब में से निकाला। मैं बेहोश पड़ी थी। वह दैत्य मुझे घोड़े पर बिठाकर भाग गया। पगली, मैंने तुम्हें इसी तरह की जो कहानी सुनाई थी, आगे भी सुनो। फिर मुझे दैत्य ने किले में बंद कर दिया। फिर तुम्हारे बाल सुनहरी हो गए। नहीं पाली, तुम तो मजाक करते हो। मुझे तो अब भी डर लग रहा है। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। फिर मैंने सारा किला देखा। मुझे कहीं भी उसका दरवाज़ा दिखाई नहीं देता था। मैं सारा जोर लगाकर उड़ने का यत्न करने लगी। फिर मुझे इतना जोर लगाना पड़ा कि मेरा सांस फूल गया, पर मैंने देखा कि मेरे पाँव ज़मीन से ऊपर की ओर उठने लगे। मैं ऊपर उठती गई और फिर किले की सबसे ऊपर की दीवार से भी ऊपर हो गई। फिर आगे आकाश ही आकाश था। मैं उड़ती गई। नीचे से किले के लोगों ने देखा। मैं किले से भाग निकली हूँ। सब ही नीचे खड़े होकर मुझे आकाश में देखते रहे, परंतु मुझ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता था। फिर मेरी नींद खुल गई। चल उठ, अपनी चारपाई पर सोना। पर पाली, तेरी कहानी तो समाप्त ही नहीं हुई थी। उस शहजादी का क्या हुआ? बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा। अब माँ कह रही है कि कहानियाँ बंद करो और अपनी अपनी चारपाई पर सो जाओ। दूसरे दिन शनिवार था। कम्मी के स्कूल में हर शनिवार को बच्चों को या तो कोई फिल्म दिखाई जाती थी, या कोई नाटक खेला जाता था, या पुतलियों का तमाशा दिखाया जाता था, या बच्चों को शहर से बाहर पिकनिक के लिए ले जाया जाता था। इस बार एक नाटक खेला जाना था। कम्मी ने पाली के लिए टिकट खरीद ली।
नाटक समाज सुधार की एक छोटी सी कहानी थी। कम्मी और पाली देख रहे थे। उस नाटक में पहले एक छोटी सी लड़की फूलों के पौधों के पास खड़ी हो अपनी चुनरी को हवा में उड़ाती हुई खेल रही थी। फिर एक साथी लड़के ने आकर उसकी चुनरी को दूसरे सिरे से पकड़ लिया था और दोनों चुनरी को हवा में लहराते फूलों के आसपास घूमते भाग रहे थे। भागते भागते दोनों पर्दे के पीछे चले गए और दूसरे ही क्षण पहली उम्र के बच्चों से 10-10 वर्ष बड़े बच्चे उसी प्रकार चुनरी के किनारों को पकड़ हवा में लहराते, दौड़ते और गाते आ गए। नाटक वालों का भाव था कि दोनों बच्चे अब जवान हो गए थे, उसी तरह साथी हैं, उसी तरह खेल रहे हैं, पर अब उनकी खेल कुछ बड़ी हो गई। अब उनके होठों पर गीत आ गए हैं। कम्मी और पाली ने उसे चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मुंह पर एक ही तरह का संकोच था। एक क्षण के लिए दोनों को लगा कि वे ही दोनों जवान हो गए हैं, वे ही दोनों खेल रहे हैं, उन्हीं के होठों पर गीत आ गए हैं। कम्मी को जैसे आगे का सारा नाटक दिखाई ही ना दिया। यही खेल उसकी आंखों में रच गया था। नाटक समाप्त हुआ और दोनों घर वापस आ गए। दूसरे दिन प्रातः ही कम्मी जब सोकर उठी, उसने पाली की बाहों को पकड़कर कहा, पाली, आज फिर मुझे एक बहुत बुरा स्वप्न दिखाई दिया है। क्या? मैंने देखा है, मैं एक फूलों वाले बाग में अपनी चुनरी के साथ खेल रही थी। कल ड्रामा जो देखा था। आगे भी तो सुनो ना। मैं खेल रही हूँ और मेरी चुनरी कांटों में उलझ जाती है। तू मुझे आवाज़ दे लेती तो मैं तेरी चुनरी छुड़ा देता। तुम भी वहीं थे, परंतु जहाँ से भी चुनरी छुड़ाती थी वहीं से ही चुनरी फट जाती थी। तुम भी चुनरी को छुड़ाते थे, परंतु चुनरी फटती ही जा रही थी। फिर मैं रोने लग गई। मेरी इतनी सुंदर चुनरी फट गई और रोते रोते मेरी नींद खुल गई। मुझे स्वप्नों से बड़ा डर लगता है पाली। तुम रात को गीता का पाठ करा करो। मेरी माँ कहती है, यदि रात को ईश्वर का नाम लेकर सोएं तो स्वप्नों में डर नहीं लगता। मेरी माँ भी रोज़ गीता का पाठ करती है, पर गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता पाली। तुमने पढ़कर देखी है? मुझे पाठ करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? पता नहीं। तुझे पता है कम्मी, तू मुझे बताती नहीं। बताने वाली बात नहीं है, बड़ी ही खराब बात है। मुझे भी नहीं बताओगी? नहीं। कम्मी और पाली बातों में लगे हुए थे। दोनों को इस प्रकार खुसर पुसर करते हुए देख पाली की माँ ने कहा, बहन, हाँ बोलो। देख रही, दोनों एक साथ खेलते कितने प्यारे लग रहे हैं। हम उम्र जो ठहरे, सगाई कर दो कम्मी की पाली के साथ। सीताराम की जोड़ी है। कम्मी तेरी बेटी भी तो है बालो, मेरी कोई ज़्यादा ही है। बहुएं भी तो बेटियां ही होती हैं। मुझे और क्या चाहिए बालो? तुम तो माँ का प्यार भी दोगी और सास का दुलार भी। ले, फिर अपनी जबान पर पक्की रहना। आज से कम्मी हमारी हुई। तेरा दिल ना फिर जाए, मैं तो जबान से नहीं फिरती। दोनों सहेलियां बातचीत करती हुई दूर चली गई। पाल कम्मी के मुंह की ओर देखने लग पड़ा। पाली, हाँ, विवाह बहुत खराब बात होती है। लड़कियों को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि लड़कियां विवाह नहीं कराएंगी तो लड़के किससे विवाह करेंगे? यह मुझे नहीं पता, पर लड़कियों को विवाह नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी विवाह नहीं कराऊंगी। पाल कम्मी के चेहरे की ओर देखता रह गया।